राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले चुनाव से पहले विधानसभा स्पीकर ने 2 अहम फैसले लिए हैं। स्पीकर ने कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें तोशाम के विधायक किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी विधानसभा से सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी। इससे पहले कांग्रेस ने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को सदस्यता रद्द करने के लिए नोटिस दिया था। स्पीकर ने कहा है कि कांग्रेस की याचिका त्रुटियों से भरी हुई थी। याचिका विधानसभा के दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता नियम 1986 की कसौटियों पर खरी नहीं उतरी, जिस वजह से उसे रद्द कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा स्पीकर ने जेजेपी के 2 विधायकों की विधानसभा से सदस्यता रद्द करने वाली मांग याचिका पर सुनवाई करने का फैसला लिया है। अब याचिका में नरवाना के जेजेपी विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा और बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग की विधानसभा से सदस्यता रद्द करने की मांग की गई। जेजेपी ने दोनों विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और बीजेपी को समर्थन देने का आरोप लगाया है। दोनों जेजेपी विधायकों और विधायक दल के नेता को 4 सप्ताह के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा गया। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उसके साथ ये सवाल भी है कि क्या विधायकों की सदस्यता पर इससे जो घमासान मचा है उसके पीछे का कारण क्या है? विधायकी जाने से नफा नुकसान किसका हो रहा है? क्योंकि 6 महीने तक विश्वास मत अभी फिलहाल जा नहीं सकते, क्योंकि पहले ही सरकार वो पास कर चुकी है, लेकिन विशेषाधिकार किसके पास होता है ये आपके लिए जानना जरूरी है। अब उस बीच में कोर्ट का भी रुख देखना होगा। दूसरी तरफ जो कांग्रेस का रुख है, क्या वो सिर्फ माहौल बनाने के लिए, एक तरीके से इस मुद्दे को उठाने के लिए है, या वाकई उनके पास आधार है और दस्तावेज और तथ्य भी हैं? ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी एक नोटिस दिया गया था जो लीगल और टेक्निकली वो ठीक नहीं था, और अब जो याचिका माननीय कांग्रेस के 2 सदस्यों के द्वारा दायर की गई थी उसको भी हमने लीगली एग्जामिन कराया है, और वो लीगली फिट नहीं है, लीगली मेंटेनेबल नहीं है। जो तथ्य एक लीगली इस पिटीशन को लेकर के होने चाहिए थे वो कंप्लीट नहीं है। तो टेक्निकल बेस पर और लीगली अनफिट होने के कारण उसको हमने रिजेक्ट किया। कि अभी जो शिकायत जननायक जनता पार्टी के ऑफिस की तरफ से विधानसभा को प्राप्त हुई थी, हमने उनके ऊपर संज्ञान लिया है, और जो 2 सम्मानीय विधायक हैं योगीराम सिहाग जी और रामनिवास सुरजाखेड़ा जी, उनको 30 दिन के अंदर अंदर अपना पक्ष रखने के लिए हमने उनको बुलाया है। वो खुदा कर या अपने रिप्रेजेंटेटिव या लिखित रूप में वास्तविकता क्या है उसकी जानकारी वो विधानसभा को दें, ताकि जो पिटीशन या जो उन्होंने डाली है उसके ऊपर कोई निर्णय किया जा सके। 30 दिन के भीतर उनका जवाब आएगा, उसके पश्चात आगे की कार्रवाई करें। अभी जो ये सरकार है नायब सिंह सैनी की सरकार, इसको लेकर लगातार चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों या दुष्यंत चौटाला हों, ये बोलते हैं ये अल्पमत की सरकार है। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं नहीं जानते हैं। कभी कोई जो विधायक हैं, अभी कल परसों भी एक किस्सा आया था, उन्होंने कहा, पहले ये बात हुई कि मैं समर्थन वापस लेता हूँ, तो अभी क्या स्थिति क्या है सरकार की? नहीं, देखिए, जहाँ तक ऑफिशियल विधानसभा में सदस्य संख्या है, उस सदस्य संख्या के अनुसार नायब सिंह सैनी सरकार पूर्ण बहुमत के अंदर है। विपक्ष के नेता कई बार ये प्रयास, उन्होंने कहा कि ये अल्पमत की सरकार है, आरोप लगाते हैं। विपक्ष के नेताओं ने आदरणीय राज्यपाल महोदय से गुहार भी लगाई थी। राज्यपाल महोदय ने एक बात कही थी कि जो अगर आपके पास नंबर हैं, आप बहुमत में हैं, वो सूची ला करके मुझे दे दीजिए या उन सदस्यों की परेड करा दीजिए जिससे मैं ये जान सकूं कि आप बहुमत में हैं या आपके पास संख्या बल ज़्यादा है। लेकिन आज तक
विपक्ष के नेताओं ने कभी ना तो वो सूची जारी की है और ना ही वो राज्यपाल महोदय के सामने उन सदस्यों की परेड करा सके हैं जो उनके साथ हैं। जब नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला था तब जो संख्या बल था वो ऐसा बताया जाता है कि 6 महीने के लिए वैलिड रहता है, 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, ऐसा कोई रूल है? अक्सर एक विधानसभा की मर्यादा है और नियम के अनुसार भी 6 महीने के अंदर अंदर एक बार सदन से विश्वास मत लेना होता है। अगर एक बार विश्वास मत लिया है तो 6 महीने के अंदर दोबारा अविश्वास मत नहीं आ सकता। लेकिन अगर राज्यपाल महोदय चाहें, विशेष परिस्थिति को देखते हुए राज्यपाल महोदय सदन का कभी भी सदन को बुला सकते हैं, कोई भी निर्णय ले सकते हैं। ये राज्यपाल जी की ये उनका प्रोग्रेटिव है, वो निर्णय लेते हैं। जी हाँ, तो आपने ज्ञानचंद गुप्ता को सुना। हमारे शाइनिंग हरियाणा कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने तकनीकी पक्ष बताया था और यह भी कहा था कि कांग्रेस ने अभी तक कोई परेड नहीं की, कोई लिस्ट नहीं दी, लेकिन विशेषाधिकार जरूर होता है राज्यपाल महोदय के पास। उसके साथ साथ जेजेपी पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया, मेरे सहयोगी जब साहिल उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने अपनी बात रखी कि उन्हें इतना समय दिया गया है, वो अपना पक्ष रख सकते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। नेहा धवन है बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है नेहा आपका। बजरंग दास गर्ग हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है गर्ग साहब आपका। अजय चौधरी हैं जेजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है अजय भाई आपका। और रामनारायण यादव साहब हैं पूर्व रिटर्निंग अधिकारी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है रामनारायण जी आपका। रामनारायण जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, कुछ तकनीकी बातें ज्ञानचंद गुप्ता जी ने तो बता दी, स्पीकर साहब ने बता दी, लेकिन उसके साथ साथ ये बार बार जो अल्पमत का जिक्र होता है या फिर ये आरोप लग रहा है कि सरकार अल्पमत में है, अभी स्थिति है क्या? ये मुद्दा क्यों उठ रहा है? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव फिर से तो अभी 6 महीने से पहले लाया नहीं जा सकता। देखिए अतुल जी, स्पीकर साहब ने पोजीशन क्लियर कर दी है और इससे आगे मैं और भी क्लियर कर देता हूं कि विपक्ष का काम है कि क्रिटिसिज्म करना और गवर्नमेंट अपना काम करती रहती है। गवर्नमेंट ने हाल ही में अपना विश्वास मत हासिल किया है 13 मार्च को, और वो जब तक अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव हाउस में नहीं आता तब तक वो बहुमत में बनी रहेगी, चाहे विपक्ष कहता रहे। अब जो 6 महीने की कंडीशन है वो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि 6 महीने के अंदर विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। हमारी हरियाणा विधानसभा में भी ऐसी कई एग्जाम्पल्स हैं कि जो 6 महीने के अंदर अविश्वास प्रस्ताव भी आए हैं और 6 महीने के अंदर विश्वास प्रस्ताव भी आए हैं। यहाँ पर जो प्रश्न उठता है, यहाँ पर विपक्ष जो बात कह रहे हैं, उनको गवर्नर साहब को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हमारे पास बहुमत के सदस्य हैं और उसको सबूत साबित करना पड़ेगा राज्यपाल महोदय के सामने, चाहे परेड करा के या हस्ताक्षर करा के, जैसे भी राज्यपाल महोदय चाहें। जब वो अपनी बहुमत साबित कर देंगे, अपनी इतनी स्ट्रेंथ दिखा देंगे, तब राज्यपाल जी मैं जरा गुजारिश करूंगा, किसी के यहाँ शायद टेलीविजन का वॉल्यूम इस वक्त अप है, उसको आप लोग बंद कर दें क्योंकि डिस्टरबेंस आ रही है प्लीज। जब राज्यपाल जी के पास से बहुमत के बराबर सदस्य आ जाएंगे तो तब उनका विशेष अधिकार स्टार्ट होता है कि क्या वो सदन को विश्वास हासिल करने के लिए कहें और उसके लिए कितना समय दें, तब राज्यपाल की ये डिस्कशन आती है। तो ये तो 6 महीने के इसकी पोजीशन है। जहां तक स्ट्रेंथ की सवाल है, हाउस में आज बीजेपी के 41 हैं, कांग्रेस के 29 हैं। बेशक एक मेंबर डिफेक्ट कर गए हैं, लेकिन ऑफिस के रिकॉर्ड में, लेजिस्लेचर के रिकॉर्ड में वो कांग्रेस के ही अभी हैं, जब तक उनके खिलाफ दल बदल के अंदर कोई डिसीजन नहीं होता। इसके अलावा 10 जेजेपी के हैं, 5 इंडिपेंडेंट है, एक अभय सिंह चौटाला जी का है, एक कांडा साहब का है। इस तरह 87 है। 44 की स्ट्रेंथ इस टाइम जब तक अपोजिशन नहीं दिखा पाएगा तब तक ये गवर्नमेंट पावर में रहेगी, बहुमत में मानी जाएगी। रामनारायण जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप चूंकि आपका अनुभव है, आपने वहां पर सेवा दिया है, आप रिटर्निंग ऑफिसर भी विधानसभा में रहे, क्या ऐसी परिस्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है जिस तरीके से, क्योंकि देखिए पक्ष विपक्ष के अपने राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन
टेक्निकली परिस्थितियां क्या है, क्योंकि ज्ञानचंद जी कह रहे थे कि जो टेक्निकली परिस्थितियां हैं वो प्रूफ नहीं कर पा रही कांग्रेस। देखिए अतुल जी, इसमें ना तो गवर्नर साहब डिसाइड कर सकते और ना बाहर कोई अथॉरिटी डिसाइड कर सकती। ये सिर्फ हाउस ही है जो डिसाइड करेगा। जब राज्यपाल महोदय विश्वास प्रस्ताव के लिए कहेंगे तो ये हाउस में ही डिसाइड होगा। जो स्पीकर साहब होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कितने किसकी तरफ हैं, किसके पास बहुमत है। ये सिर्फ हाउस ही है जो डिसाइड कर सकता है। आज कोई बेशक कहे हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता। ये एक तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट के मानी जाएंगी। जब तक वो देखा होगा आपने कि बड़े बड़े केसेस हुए हैं पीछे भी, जैसे रवि के नायडू के उनका था और कई थे, नायक साहब का था, तो उनमें जो डिफेक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन का जो इशू रेज हुआ था वो तभी ही हुआ था कि कुछ मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से वो चले गए थे दूसरी पार्टी की तरफ से, दूसरी पार्टी की तरफ से चले गए थे कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। तो वो प्रूफ उनको मिल गया था कि ये गवर्नर साहब के पास गए थे, इसलिए वॉलंटरी इन्होंने अपनी सदस्यता खो दी है। तो इनको मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि गवर्नर साहब के पास जाना ही पड़ेगा। कोई मेंबर जो ये भी कह रहे हैं हम साथ हैं या नहीं हैं, जो साथ हैं उनको गवर्नर साहब के पास जाना पड़ेगा और उनको शो करना पड़ेगा कि हम बहुमत हासिल किए हुए हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है बजरंग दास जी, आपने सुन लिया, रामनारायण जी यादव ने ये इस तस्वीर साफ कर दी है। उसके पहले स्पीकर साहब को मैंने सुना दिया था। भाई राजनीतिक तौर पर आप आरोप लगाते रहेंगे, आप लगाते भी रहिए, वो आपका अधिकार है। मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप बात रखते रहेंगे, वो भी आपका अधिकार है। लेकिन एक अधिकार और भी आपको संविधान ने दिया है, भाई परेड तो कराइए, नाम तो बताइए। सिर्फ अधिकार उतना ही इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, भरपूर इस्तेमाल करिए। गर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आवाज आ रही है, आवाज सही आ रही है? आ रही, बोलिए। अतुल जी, जैसे आज जो विधानसभा का सदस्यता रद्द करने, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ 19 जून को अपने एक लेटर स्पीकर जी को दिया कि किरण चौधरी जी ने जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है वो बिजली की है और माँ बेटी दोनों ने की, तो इसकी सदस्यता रद्द की जाए। वो हमने 19 जून को ले उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 दिन बाद फिर हमने स्पीकर जी को रिमाइंडर भेजा, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद हमने 11 जुलाई को हमने सदस्यता रद्द के लिए याचिका दायर की स्पीकर साहब के पास। उसके बाद भी आपके सामने रिजल्ट आ गया, उन्होंने वो हमारी याचिका को रद्द कर दिया। जब किरण चौधरी ने ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली, पार्टी ज्वाइन कर ली, उसके बाद तो ऑटोमेटिक विधानसभा से इस्तीफा देना चाहिए था। ये नियम की बात की मेरी बात में कोई कमी है तो काट सकते हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया। सिर्फ विधायक पद का जो भी बेनिफिट है उसको लेने के लिए किस पद पर बनी रहनी चाहती है जो गैर कानूनी है। जहां तक कि स्पीकर साहब को भी इस बात का पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की है, पार्टी ज्वाइन कर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की को जा करके भाषणबाजी कर रही है, उसके बाद भी प्रूफ चाहिए, कोई अच्छी बात नहीं है। जहाँ जेजेपी की बात आई आपके सामने है, दोनों विधायक जेजेपी के जोगी राम जी हो चाहे अपने रामनिवास जी हो, इन्होंने भी खुले तौर पर लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मदद करी। जनता पार्टी के स्टेज पर जाकर उनके गुणगान का एक खुला समर्थन किया। उसके बावजूद भी उनकी सदस्यता रद्द नहीं हो रही। उनको नोटिस दिया जाता, सिर्फ नोटिस देकर बुलाया जाता है कि आप 4 सप्ताह के अंदर जवाब दीजिए। लंबा पीरियड इतने चुनाव आ जाएंगे, चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, गाड़ी खत्म। ये सबको पता है। जो पक्ष आज चल रहा है, मैं कहना नहीं चाहता कि पूरी गैस
ये जो स्पीकर जी के पास हमने याचिका दायर कर दी, हमने एप्लीकेशन लगा दी, आखिरी दिन में स्पीकर साहब को लेना है और स्पीकर साहब फैसला आने पर नहीं गई की भूमिका में आए हुए, इसमें कोई दो राय नहीं, साफ दिखता है। तो आपने कहा अल्पसंख्या की बात, वो भी मैं क्लियर कर देता। हमने ये नहीं कहा हम सरकार बनाएंगे, हमने ये कहा उनके पास 41 विधायक है, 80 विधायक की आज विधानसभा है, एक गोपाल कांडा का समर्थन है, 1043 विधायक आज भारतीय जनता पार्टी का, भाई वो जी परेड करवा। हमने कहा है राष्ट्रपति सरकार है, राष्ट्रपति शासन होकर चुनाव जो विधानसभा के है राष्ट्रपति शासन लागू करके किए जाए, या वो प्रूव कर दे कि हम अलग में नहीं है। हम तो जब प्रूव करें हमने सरकार पानी हो, हम बहुमत दिखा जब तभी हम परेड करें कि हम सरकार बनाने जा रहे, एक्चुअली में हमने शपथ तय कर अलग सरकार है, राष्ट्रपति शासन लागू। ठीक है, ठीक है। नेहा धवन, गर्ग साहब का यह तर्क है कि भाई उनको सरकार नहीं बनाना है, वो ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार अल्पमत में है और उसके लिए किरण चौधरी से लेकर जेजेपी के विधायकों, उनका यह कहना है कि हमने लेटर लिख दिया है और स्पीकर साहब को अधिकार है वो इनकी सदस्यता रद्द करे, लेकिन उसमें सिर्फ टालमटोल हो रही है। इसकी वजह से आप कह रहे हैं कि नहीं आपकी सरकार अल्पमत में नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्पमत वाला विषय अलग हो जाता है। वो ये कह रहे हैं कि पहले उनके जो कैंडिडेट थे या उनके जो मेंबर थे वो आपके साथ चले गए, उनकी सदस्यता तो रद्द होनी चाहिए ना, उसमें आखिर क्यों विचार किया जा रहा है, या फिर सिर्फ नोटिस दिया जा रहा है, या रद्द कर दी जा रही है उनकी मांग? देखिए अतुल जी, चलिए एक बात तो आज माननीय गर्ग साहब ने इस डिबेट में मान ली कि हमारा सरकार बनाने का उद्देश्य नहीं है। पिछले कई महीनों से, 2-3 महीनों से आप देख रहे हैं, जब से नायब सिंह सैनी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है, उसके बाद से ही कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर कही जा रही हैं और डिबेट भी हो रही है कि हरियाणा की सरकार अल्पमत में है और हम जो है सभी विपक्ष एक साथ होकर सरकार बनाएंगे। चलिए आज ये स्वीकार तो किया। मैं हमेशा हर डिबेट में ये बात बोल रही थी कि विपक्ष के पास में शगुफा है ये, और विपक्ष जानता है कि सरकार अल्पमत में नहीं है। बहुमत के लिए जितना नंबर चाहिए उतना नंबर हरियाणा सरकार के पास, भाजपा सरकार के पास आज भी है। और अभी आपने माननीय स्पीकर साहब को सुन लिया, उन्होंने भी ये कहा कि हमारे पास में पूर्ण बहुमत है, नंबर कंप्लीट है। और सबसे बड़ी बात, अगर आज विपक्ष सभी मिलकर एक साथ आते हैं, चाहे वो जेजेपी के विधायक हैं, आईएनएलडी है या फिर कांग्रेस के विधायक हैं, अगर वो चाहते हैं इस चीज को सिद्ध करना, तो क्यों नहीं वो परेड कराते, क्यों नहीं वो अपने संख्या की दृष्टि जो बताते हैं उसका नाम की लिस्ट जारी नहीं करते, राज्यपाल जी को क्यों नहीं सौंपते। आज चलिए ये बात मान ली गई। अब बात आती है कि सदस्यता रद्द करने की बात, जो भी देखिए 18 जून को इस्तीफा दिया था किरण चौधरी जी ने, 19 जून को बीजेपी ज्वाइन की थी, और उसके बाद 11 जुलाई को जो अभी फैसला सुनवाई की गई थी स्पीकर साहब के द्वारा, इस एक याचिका जो कांग्रेस ने दायर की थी, उन्होंने कहा है कि दल बदल के आधार पर सदस्यत्व की जो योग्यता तय करता है नियम 1986 के अनुसार जो भी याचिका दायर की गई है वो उन कसौटियों पर खरी नहीं उतरती है। अब ये तो कांग्रेस के लोग ही जाने कि उन्होंने अपनी याचिका में क्या जो है पॉसिबल पॉइंट्स दिए थे, क्या पॉसिबल पॉइंट्स नहीं दिए थे। स्पीकर साहब ने उसको अपने विवेक के अनुसार जज किया और उसको खारिज किया है, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। और जहां तक बात आती है जेजेपी के विधायकों की, तो जेजेपी के विधायकों पर जो उनकी सदस्यता रद्द करने की बात आई थी, उसके बाद वो हाई कोर्ट में चले गए और वो मामला अब हाई कोर्ट के अंदर जो है चल रहा है और कोर्ट ही उस पर फैसला लेगी। तो इस तरह के सिनेरियो के बीच में जब हम बात करते हैं विपक्ष की, तो ये राजनीतिक मुद्दा ही है। अभी राम नारायण यादव जी भी ये बात कह रहे थे
कि कहीं ना कहीं ये विपक्ष का राजनीतिक मुद्दा ज्यादा लगता है कि हरियाणा में एक नैरेटिव सेट होता रहे और कहीं ना कहीं चुनाव के समय में एक माहौल बनता रहे कि हरियाणा सरकार जो है वो, भाजपा सरकार जो है वो अल्पमत में है। इसके अलावा मुझे भी इसमें कुछ और नजर नहीं आता और हरियाणा प्रदेश की जनता भी ये बात बखूबी समझती है। एक अतुल जी छोटा सा एग्जांपल और दूंगी जल्दी से। क्या आज कांग्रेस जो है, कांग्रेस का समर्थन जेजेपी के सारे विधायक देंगे? क्या आईएनएलडी के अभय सिंह चौटाला जी बजरंग जी के समर्थन में जाएंगे, कांग्रेस के समर्थन में जाएंगे? जो पार्टी आपस में एक दूसरे की विचारधारा के खिलाफ चलते आए हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ते आए हैं, आज इस शगुफे को छेड़कर एक ही छत के नीचे खड़े होने की बात करते हैं, लेकिन जब खड़े होने की बात आएगी तो जेजेपी और आईएनएलडी भी कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। इसी बात का डर कांग्रेस को भी है, तभी तो पिछले दिनों जेजेपी के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस चला रही थी कि आप कहो तो हम इस सरकार को गिराने के लिए तैयार हैं, लेकिन जेजेपी भी आगे नहीं आई और कांग्रेस भी आगे नहीं आई। ठीक बात है। अजय चौधरी, अब प्रश्न यहां पर यह है कि आपके विधायकों का मामला तो कोर्ट में जा चुका है, लेकिन कभी आपकी तरफ से कहा गया, कभी कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि एकजुट तो हो जाओ, आप आओ? दुष्यंत चौटाला कुछ कहते थे तो हुड्डा साहब कुछ और कहते थे कि आपके 10 एक जगह हैं। इन परिस्थितियों में सरकार के ऊपर यह आरोप लगाना कि वो अल्पमत में है या फिर स्पीकर साहब सुनवाई नहीं कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? अतुल प्रताप जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी। प्रवक्ता साथी बैठे इनको नमस्कार, राम नारायण यादव जी को भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले डिबेट की शुरुआत करते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन रेज हुआ कि क्या अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता। आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव दोनों डिफरेंट हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इनको मिक्स करके दोनों को एक साथ दिखला करके और प्रोपेगेंडा पैदा करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और विश्वास प्रस्ताव हमेशा विश्वास जीतने के लिए सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि 13 मार्च को नायब सिंह सैनी द्वारा सत्ता पक्ष के द्वारा बहुमत हासिल करने के लिए जो लाया गया वो विश्वास प्रस्ताव था। और वैसे ही फरवरी 2014 में मनोहर सरकार के खिलाफ हुड्डा साहब की तरफ से जो लाया गया था वो अविश्वास प्रस्ताव था। तो विश्वास प्रस्ताव जीतने के बाद सरकार के खिलाफ विद इन 15 डेज में दोबारा से अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ला सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये कानून कहता है। अगर आप कहो तो मैं सुप्रीम कोर्ट के 2-3 केसों का, जजमेंटों का हवाला देकर नहीं ठीक है, वो रामनारायण जी ने स्पष्ट कर दिया था पहले जी। अब दूसरा क्वेश्चन रेज आउट होता है कि क्या सरकार अल्पमत में है या सरकार अल्पमत में नहीं है, या विपक्ष सरकार बनाना चाहता है या फिर ये कहता है कि इनके पास बहुमत नहीं है तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। हम किसी भी सूरत में आज तक दुष्यंत चौटाला जी का यह बयान नहीं आया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के सरकार बना रहे, बल्कि बार बार हमने कहा और मैं पुनः अपने शब्दों पर जोर देकर के कहता हूं कि आज हरियाणा सरकार अल्पमत में है और अल्पमत में रहते हुए ये तो सुचारिता की बात करते हैं, ये तो पार्टी में डिफेंस की बात करते हैं। आप गिना करके दिखाइए कि इनके पास 44 एमएलए कहां है। मैं चैलेंज करता हूं नेहा दहन जी को, यहाँ बैठी हुई है, ये गिना करके दिखाएं आपके टीवी पर कि हमारे पास 45 विधायक हैं। मैं मान जाऊंगा कि आज ही सरकार अलग नहीं है। तो इस तरह की बातें करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना की जाए। तीसरी बात मैं जो आपको कहूंगा, जो कि अभी नेहा जी ने कहा कि जननायक जनता पार्टी और इनके विधायकों के खिलाफ जो याचिका अयोग्यता के लिए लाई गई वो हाईकोर्ट में चलेगी। मान्यवर, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि किरण चौधरी जी, पूरा देश जानता है, आप भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी जानती हैं, कांग्रेस से विधायक के आई थी, आज भारतीय जनता पार्टी के मंचों की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि संविधान की 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ लिखा है कि कोई विधायक अगर किसी पार्टी से निर्वाचित होकर के आता है और वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है या अपनी जिस पार्टी से जीत के आता है उस पार्टी के खिलाफ जाकर के पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है, तो स्पीकर साहब उसको अयोग्य घोषित कर सकते हैं।
जननायक जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, दोनों तरफ से याचिका दायर की गई। लेकिन स्पीकर साहब का जो रवैया है वो पक्षपातपूर्ण है, क्योंकि वो एक राजनीतिक, एक विशेष पार्टी के दल के सदस्य हैं, एक विशेष पार्टी के सदस्य हैं, इसलिए अपनी राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने कांग्रेस की याचिका को खारिज किया और जननायक जनता पार्टी की याचिका को लंबित किया और उसमें लंबा टाइम दिया। इस तरह के हालात आज हरियाणा प्रदेश में है। लेकिन उसके साथ साथ एक सवाल और भी उठता है ना, नेहा आपके सवाल का, आपके चैलेंज का जवाब देंगी, लेकिन मेरा एक सवाल है कि आप दो अपने विधायकों का तो जिक्र करते हैं, लेकिन क्या इतना कॉन्फिडेंस है कि जो उन दो को हटाने के बाद बचे हैं वो सब इंटैक्ट हैं, वो आपके साथ हैं? अतुल प्रताप जी जननायक जनता पार्टी से जीते हुए सदस्य, और अगर महामहिम ये आदेश देता है स्पीकर को कि आप फ्लोर टेस्ट करवाइए, तो जो जननायक जनता पार्टी से जीता हुआ सदस्य है उसको व्हिप का पालन करना पड़ेगा, और हमारे जो नेता हैं अगर व्हिप जारी करेंगे तो उसके खिलाफ कैसे जाएंगे, आप बताइए। ठीक बात है। अब रामनारायण जी देखिए, मामला टेक्निकल हो गया, एक टेक्निकलिटी है कोर्ट वाली, दूसरी टेक्निकलिटी है कि स्पीकर साहब ने एक तो याचिका खारिज कर दी और दूसरे को इतना लंबा समय दे दिया ताकि वो मामला लंबित रहे। अब जो अल्पमत वाला मामला है वो बाद में जाता है, सबसे पहले है कि सदस्यता रद्द कराना मकसद है कांग्रेस का भी और जेजेपी का भी। अब उसका टेक्निकल पॉइंट क्या है, और अगर सदस्यता रद्द हो जाती है तो नफा नुकसान क्या दिख रहा है इनको? देखिए अतुल जी, आपके इस मैं कई प्रश्न हो गए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हाई कोर्ट में नेहा जी ने कहा था, हाई कोर्ट में अभी इसमें कोई केस नहीं है। दूसरा, अगर स्पीकर साहब के जो फैसले हैं अभी तक ये तो कह सकते हैं कि डिले किए हैं, लेकिन उनके डिसीजन परफेक्ट हैं मेरे हिसाब से। डिले वाली बात के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ये साथ में यहाँ ये बता देता हूँ कि एंटी डिफेक्शन लॉ में बहुत ही शॉर्ट कमिंग्स हैं, और हमारे ऑनरेबल स्पीकर्स की प्रेजाइडिंग ऑल इंडिया प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ डिस्कस भी हुई थी, और उन्होंने कहा भी था कि इसमें बहुत कमियां हैं और उनको दूर किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में डिस्कस किया है, जैसे भी शायद अभी अजय जी भी कह रहे थे कि किसी पार्टी के स्पीकर साहब हैं, पार्टी के तो होते ही होते हैं और वे भी इसी वजह से लगते हैं, ये तो नेचुरली होनी पार्टी के हैं जो पावर में होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोई ये डिसाइड करना चाहिए कि इसको डिसाइड करने का कौन आदमी हो, और सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि स्पीकर साहब उन आदमियों के मैटर डिसाइड करते हैं जो उनके भाई हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, क्योंकि 90 के 90 एमएलए ऑनरेबल स्पीकर किसी के खिलाफ तो नहीं है, सब तो बराबर समझते हैं। तो कोर्ट ने भाई कहा है, साथी कहा है कोर्ट ने कि साथियों के बारे में डिसाइड करते हैं तो हमें कोई और आदमी देखना चाहिए। चलो ये बात इसकी हुई। जहां तक स्पीकर साहब ने उनको जेजेपी की पिटीशन को अलाउ किया है आगे फर्दर इंक्वायर करने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, और आईएनसी की दोनों पिटीशन रिजेक्ट की हैं, तो मैं बताऊं कि मैंने तो जिस दिन इन्होंने पहली पिटीशन दी थी उसी दिन प्रेस को कह दिया था, पर्सनली मेरे पास आते रहते हैं, और जिस दिन दूसरी पिटीशन इन्होंने 12 तारीख को दी थी, पिटीशन तो डाल दी, दोबारा कंप्लेंट नहीं थी पिटीशन डाल के, लेकिन उसमें कमियां उसी दिन, क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दी थी, मेरे पास भी वो आई थी, तो मैंने तभी कह दिया था, प्रेस के 10-12 आदमी मेरे पास बैठे थे कि ये भी रिजेक्ट होगी क्योंकि उसमें कमियां हैं। और ये देखिए कि जो पिटिशनर्स हैं दूसरी पिटीशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो उसमें रूल 6 ऑफ द हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली डिस्क्वालिफिकेशन रूल्स 1986 के रूल का 6 का जिक्र कर रहे हैं और उसी का वायलेशन कर रही है पिटिशनर। तो स्पीकर साहब कैसे एडमिट उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे? और जो उसमें कमियां हैं वो कमियां मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि स्पीकर साहब ने भी नहीं बताई। इससे क्या होगा कि पार्टी अरेस्ट हो जाएगी। तो इस तरह की जब पिटिशनर ही नहीं चाहते, वही टाइम दे रहे हैं कि वो डिस्क्वालीफाई ना हो, जबकि डिस्क्वालिफिकेशन का जो अजय जी ने कहा था 10 शेड्यूल का 21A पैराग्राफ क्लियर कहता है कि जो वॉलंटरी गिविंग अप कर देता है मेंबरशिप को, वो भी जाएगी ही जाएगी उसकी सदस्यता। लेकिन जब पिटिशनर ही इसने अपनी पिटीशन ऐसे डालते हैं तो क्या किया जा सकता है। जहां तक जेजेपी का सवाल है तो उनकी इन्होंने
टाइम दिया है, बुलाया है, और वो अपनी आगे प्रोसीड करेंगे, दोनों पार्टियां, रेस्पोंडेंट्स भी और पिटिशनर्स भी। तो ये पोजीशन इस तरह इनकी रहती देखिए है। ये तो बड़ा नेचुरल है, स्वाभाविक है। अब जेजेपी के प्रवक्ता जब ये कह रहे थे कि स्पीकर साहब एक पार्टी के हो गए, तो अजय भाई ये तो स्वाभाविक है ना, पार्टी के ही और होते जहाँ हैं तक- और फिर पक्ष लेते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो उस पर कमेंट था वो भी रामायण जी ने समझा दिया। हाँ सॉरी, जी जी बोलिए मैं बोलिए। अतुल जी, मैं एक बात और स्पष्ट किए देता हूं। अभी अजय भाई जी ने कहा था कि आर्टिकल 175 में फ्लो टेस्ट होता है, यानी कि विश्वास अविश्वास प्रस्ताव, वो आर्टिकल 164 में होता है, कलेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर बताया था मैंने। 165 में तो गवर्नर साहब का एनी हाउ जो भी है, ये टेक्निकली या ठीक बोलने है में ठीक है। है। बजरंग दास जी, भाई रामनारायण साहब ने बड़े सरल शब्दों में समझा दिया कि जो याचिका लगा रहा है वही नहीं चाहता है कि बात आगे बढ़े, तो गवर्नर साहब क्या कर लेंगे उसमें, स्पीकर साहब क्या कर लेंगे उसमें, ये तो सिर्फ बताने और मीडिया में आने तक की मामला लग रहा है। देखिए अतुल जी, ये भी किसी था चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी नुमाइंदगी खुले मन से काम कर रही है। दूसरे जेजेपी के जो लोग विधायक हैं, खुले लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंच के ऊपर वोट मांग रहे थे और खुला जेजेपी के कैंडिडेट का विरोध किया। ये भी किसी छुपी नहीं, तो जानबूझकर स्पीकर साहब ने इनको लंबा समय क्यों दिया? जवाबदारी देने के लिए इसलिए दिया गया कि आगे चुनाव होने वाले 1.5 महीने के बाद। गर्ग साहब ये तो हमें भी पता है, रामनारायण जी बता दिया, उन्होंने कह दिया कि हाँ कहाँ कमजोर थे आप, जो है आपकी याचिका कहाँ से कमजोर थी, इस वजह से उनको मौका भी मिला है और उन्होंने डिले किया, ये भी दिखाई दे रहा है। मेरा प्रश्न बड़ा ये है कि अगर आपको इतनी जल्दी है कि नहीं भाई ये खुलेआम देखिए गड़बड़ी हुई है, विधायक गतिविधि, उनकी जो गतिविधि है वो पार्टी विरोधी है, किरण चौधरी हो या जेजेपी के विधायक हो, तो उस पर जो आपके पास टेक्निकल मजबूत ग्राउंड है, उस ग्राउंड पर आप जाइए ना, चैलेंज करिए उसको। प्रताप जी एक बात हो, जहां इंसानियत की बात है, जहां किरण चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, कांग्रेस पार्टी के नाम पर विधायक, कांग्रेस पार्टी की विधायक थी, सदस्यता थी, इस्तीफा नहीं दिया विधायक पद, उसके बाद ही वो पार्टी ज्वाइन नहीं किया। यही तो बात समझाने की है और समझने की है। अरे गर्ग साहब, आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप एक बात समझिए ना, राजनीति में वो कहां रह गया शुचिता वाला दौर, वो दौर कहां रह गया कि मैं चिमटे से नहीं छूता ऐसी सरकार को। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? आपके पास एक विकल्प है टेक्निकल, उस टेक्निकल पर आप जान ही रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं ये दिख रहा है वो दिख रहा है, वो तो सबको दिख रहा है, खुलेआम दिख रहा है। सुनिए, और हमने सदस्यता रद्द नहीं करवानी होती, तू तो हम एप्लीकेशन लगाते, तू रिमाइंडर देते, तू फिर हम याचिका दायर करते। ये तो स्पीकर साहब के हाथ में अधीन है, हम अदालत में जाएं, एक हम याचिका डालें, वो हाई कोर्ट है या निचली अदालत है या सुप्रीम कोर्ट है, उसको मंजूर करे ना करे, उसको रद्द करना उसका राइट है। स्पीकर साहब के पास राइट था, उसने अपने सदस्यता जो हमने याचिका डाली उन्हें रिजेक्ट कर दी और जेजेपी के विधायकों को लंबा समय दे दिया। सब दुनिया जानती है, हरियाणा में। अरे गर्ग साहब, दुनिया ये भी तो जानती है ना कि हमारी जो न्यायपालिका है बहुत मजबूत है। आप जाकर भरोसे के साथ याचिका दीजिए, तो आप पहले ही मान बैठे हैं कि क्या पता वो रद्द कर दें, क्या पता वो एक्सेप्ट ना करें। ये क्या पता में तो वही वाली कहावत है जो हमेशा दोहराता हूं कि चाची को मूछें होंगी तो हम चाचा कहेंगे, ऐसे नहीं होता है ना। आपने स्पीकर साहब के पास आप जाकर आपने एप्लीकेशन दे दिया, उन्होंने रद्द कर दिया, अब आप कोर्ट चले जाइए, आपका तो भरोसा है ना कोर्ट पर। यही कहना चाहता हूँ, हमारे साथी बैठे हैं राम जी, उनसे तसल्ली कर लो। और हम हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं, लंबा समय लगता है। अरे तो लंबा समय तो स्पीकर साहब ने यहां भी लगा दिया है, जब लंबा समय ही लगना है तो यहां भी तो लंबा समय ही लगा है। इतना समय इसलिए नहीं है, आगे चुनाव है, 2-3 महीने बाद चुनाव होने, सबने पता है ये टाइम काटने की एक साजिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रची जा रही है। गर्ग साहब, आप बड़े नहीं, मैं देखिए, मैं ये कह रहा हूं, ये आपको भी पता है, आपने बहुत
ईमानदार व्यक्ति हैं, अपनी बात खुलकर आप रख देते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं कि टाइम काटने की ही तो पूरी प्लानिंग है। टाइम आप भी काट रहे हैं, टाइम वो भी काट रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? दोनों टाइम काट रहे हैं। हमें तो कोई टाइम काटने की दिक्कत नहीं, हमें पता है भाजपा जाने वाली है, आगे कांग्रेस आने वाली है। अरे तो फिर क्यों बार बार कह रहे हैं कि उनकी सदस्यता रद्द कर दो, अल्पमत में है सरकार? जब आप आने ही वाले हैं तो 3 महीने का इंतजार कर लीजिए। फिर कहां आप चक्कर काट रहे हैं? कोर्ट की बात कर रहे हैं, फिर आप स्पीकर साहब की बात कर रहे हैं, फिर गवर्नर साहब की बात कर रहे हैं। अरे आप परेड कराना नहीं चाहते हो और आप कह रहे हैं कि जनता इनकी परेड निकालने वाली है, तो 3 ही महीने तो रह गए। आप इंतजार कर लीजिए, जनता परेड निकालेगी आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। हम बार बार क्यों कह रहे हैं? हम यूं कह रहे हैं अल्पमत की सरकार है, राष्ट्रपति शासन हो और चुनाव निष्पक्ष चुनाव हो, इसलिए हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हरियाणा में चुनाव नहीं होना चाहिए। हम इसलिए राष्ट्रपति शासन नहीं चाहता तो मैं बहुत कुछ हूं सर, लेकिन हर चीज पूरी नहीं हो पाती है ना, हर चाहत पूरी नहीं हो पाती है। मैं कह तो रहा हूं कि मैं भी बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन जरूरी थोड़े ना है। उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, उसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा। सिर्फ चाहने से अगर होता तो चाहते तो बहुत कुछ लोग हैं, लेकिन चाहत हर बात में पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है, नेहा गर्ग साहब देखिए चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में यहां पर चुनाव ना हो, लेकिन वो चाहत आप लोग पूरी कर नहीं रहे हैं, क्योंकि स्पीकर साहब ने अपना जो उनका अधिकार था उस अधिकार का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। हमारा प्रयास है आखिरी तक लड़ेंगे जब तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, विधानसभा चुनाव तक भी लड़िए, उसके बाद भी लड़िएगा। अगर सत्ता में रहेंगे तब भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष वाले आपसे लड़ेंगे। ये लड़ाई तो चलती रहती है, राजनीति में लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। आप सत्ता में आ जाएंगे तब भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष आप पर हमलावर होगा। विपक्ष में कौन होगा आपको पता ही है। अब जवाब ले लेता हूं, गर्ग साहब जवाब ले लेता हूं, गर्ग साहब जवाब ले लेता हूं। नहीं बिल्कुल, अरे भाई मैं कहां कह रहा हूं, ये आपका विशेषाधिकार। आप लड़ते रहिए, दिन भर लड़िए, डिबेट में भी लड़िए, जनता के बीच में भी जाकर लड़िए, सत्ता पक्ष से विपक्ष से आप लोगों की लड़ाई चलती रहेगी। बहरहाल नेहा ठीक है हो गया। अब फिर वही तानाशाही और ये सब ठीक है। नेहा धवन यहाँ पर प्रश्न सिर्फ इतना है कि गर्ग साहब जाना नहीं चाहते हैं कोर्ट, वरना तो फिर आपकी सरकार चली जाती। वो जाना बस नहीं चाहते हैं, टाइम लग जाए। देखिए बजरंग दास गर्ग जी जिस तरह से डिबेट में नॉन स्टॉप बोलकर समय का पूरा भरपूर लाभ लेते हैं, उस तरह से मुझे लगता है कि वो डिले कर रहे हैं इस प्रोसेस में भी। बजरंग जी बात कर रहे थे मेरी, बहुत अच्छी बात कहूंगी आपको। देखिए अतुल जी, मुझे लगता है कांग्रेस की और बजरंग जी की चाहत गर्ग साहब सुन लेते हैं, गर्ग साहब सुन लेते हैं। नेहा कांग्रेस की चाहत में शिद्दत और नियत की कमी नजर आती है मुझे लगता है कि अगर शिद्दत से ये प्रयास करते तो शायद सफल हो जाते। लेकिन मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर कहना चाहूंगी, थोड़ा सा हिसाब किताब करते हैं, क्योंकि अजय चौधरी जी अविश्वास मत और विश्वास मत की बात कर रहे थे। तो विश्वास मत तो हमने कायम किया अपना 13 मार्च को ही। हमने विश्वास मत दिखा दिया, हमने बहुमत दिखा दिया। अब बारी आती है तो अविश्वास मत की आती है। वो आप लोगों को प्रूव करना है, वो विपक्ष को प्रूव करना है, हमें प्रूव नहीं करना है नंबर। हमें सूची जारी नहीं करनी है, हमें काउंटिंग नहीं दिखानी है। अजय चौधरी जी मुझसे ये बात पूछ रहे थे कि नेहा जी आज डिबेट में अपना नंबर सिद्ध करके दिखा दें कि ये 44, 45 कैसे हैं। मैं अजय जी को कहना चाहूंगी कि जिस तरह से फ्लोर पर आपको अपने नंबर, आपको अपनी सूची जारी करनी है, हमें नहीं करनी है। इस डिबेट में भी आप बताइए कि आप कांग्रेस के साथ कितने विधायकों के साथ खड़े हैं, आपके जेजेपी के कितने विधायक आपके साथ भी खड़े हैं, उनके नाम की सूची आप भी इस डिबेट में दे दीजिए। और कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं बजरंग जी, उनको भी मैं कहूंगी कि एक बार अभय सिंह चौटाला जी और जेजेपी से पूरी तरह से आश्वस्त हो जाइए और सूची बोलिए कि कौन कौन विधायक आपकी सूची में शामिल है, तब ये शिद्दत और नियत आपकी दिखेगी। इसके अलावा केवल और केवल राजनीतिक एजेंडा के तहत कि मीडिया में बने रहना है, जनता के बीच में एक इस तरह से बात छेड़नी है ताकि थोड़ा सा लोग जो है उनके बीच में चर्चा का विषय बना रहे कि कांग्रेस और जेजेपी और आईएनएलडी कितना सोचते हैं जनता के बारे में। जनता
मैं कहूंगी कि बहुत समझदार है। हरियाणा के लोगों की राजनीति कूट कूट कर उनके खून में रची बसी हुई है। यहाँ का छोटा छोटा बच्चा भी राजनीति जानता है। बजरंग जी और अजय जी, आप सब इस बात से सहमत होंगे। यहाँ के लोगों को लगता है, यहाँ के लोगों को जो है किसी भी तरह की झुंझुन परेड में आप नहीं डाल सकते। और छोटा सा और बजरंग जी गर्ग साहब सुन लीजिए भाई, गर्ग साहब आपकी बारी में देखिए कोई नहीं बोल रहा था। गर्ग साहब प्लीज प्लीज। हाँ नेहा, देखिए अभी बात हो रही थी कि हम उन विधायकों की जो है वो सदस्यता रद्द कराना चाहते हैं। मान लीजिए 3 विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाती है। ये मैं बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते नहीं बात कर रही हूँ, एक सिटीजन ऑफ हरियाणा होने के नाते बात कर रही हूँ। मान लीजिए 3 विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाती है, तो अभी कितने विधायक हैं हमारे पास में? 87। कितने कम हो जाएंगे? काउंटिंग करिए अजय जी, कितने कम हो जाएंगे? उसके बाद बहुमत का जो आंकड़ा है वो 44 से कितना फिसल जाएगा? वो जितना फिसलेगा उस पर तो बीजेपी ही खड़ी है, अकेली बीजेपी ही खड़ी है। और हलोपा का कैंडिडेट हमारे सामने। आप किस नंबर की बात कर रहे हैं? नंबर काउंटिंग अजय जी मुझे आप लोग करके नहीं आते। इसीलिए साफ समर्थन बहुमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। ठीक है, अब इसका जवाब ले लेता हूं, समय की पाबंदी है। अजय जवाब दीजिए भाई। अजय चौधरी, आप बीजेपी से तो जवाब मांग रहे हैं कि आंकड़े क्या हैं आपके आंकड़े क्या हैं वो पूछ रही हैं आपसे। फाइनल कमेंट आपका। अतुल जी, मैं नेहा जी के लिए एक शेर कोट करना चाहूंगा कि उन्हें पता है कि उनकी दलीलों में दम नहीं, उन्हें पता है कि उनकी दलीलों में दम नहीं, लेकिन उनका गुमराह करने का शौक भी कम नहीं। अब मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा अजय भाई एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। एक अधिवक्ता की ना काबिलियत ही यही होती है कि उसकी दलीलों में दम ना है या है ये वो साबित ना होने दे। उसकी दलील दमदार रहे, भले उसमें दम ना रहे। यही एक प्रवक्ता और यही एक अधिवक्ता की असल जो है सच्चाई होती है, तभी वो ताकतवर है। जी सुनिए, आगे बात तो सुनिए। बोलिए अजय भाई बोलिए। अब ये अपने आर्गुमेंट में खुद फंस गए। इन्होंने कहा कि आज हरियाणा विधानसभा में 87 विधायक हैं, बहुमत के लिए इनको 44 चाहिए। ये टीवी पर बैठ करके बताएं कि हमारे पास 44 ये कहां? अजय जी आपके पास 45 कहां है? सूची लीजिए ना, आपसे तो मांग ही रहे। वो बताए ना, विश्वास विश्वास प्रस्ताव जीता। सूची मांग लिया, सूची क्यों नहीं दे रहे अजय जी? आप विधानसभा के फ्लोर पर अपनी परेड कराइए। बोलने दीजिए प्लीज। अजय जी को बोलने दीजिए। नेहा प्लीज। अजय भाई, तो सर जब इन्होंने विश्वास मत हासिल किया तो 90 विधायक थे। 90 में से तो मनोहर लाल जी और रणजीत जी ने इस्तीफा दे दिया। 88 विधायकों की संख्या होगी, एक विधायक की डेथ होगी। उसके बाद 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। तो बहुमत तो इनके पास है ही नहीं। मैं बार बार बता रहा हूं कि बहुमत नहीं है, और इसीलिए नेहा जी गेंद हमारे पाले में फेंकना चाहती है, जबकि हम उनको कह रहे हैं कि आप 44 की संख्या बताइए। दूसरा, जहां तक आज की डिबेट थी वो एडवोकेट रहने के मामले में थी। रामनारायण यादव जी यहां पर बैठे हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पीकर को वो टाइम ही नहीं दिया गया कि ऐसी याचिका अगर कोई आए तो उसको कितने दिन में डिसाइड करना होता है, और इसका फायदा अभी तक स्पीकर उठाते आए हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां भी की हैं। पहली बार नहीं उठा रहे हैं ना, यही तो अजय भाई, पहली बार नहीं उठा रहे ना, उठाते आए हैं, आप ही के शब्द है। जी मैं यही कह रहा हूं। हाँ। और यही वजह रही कि बार बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को स्पीकरों को फटकार लगानी पड़ी। ऐसा ही मामला 2017 में आया था, जब मणिपुर में कांग्रेस के 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और उनकी सरकार बनाई। कांग्रेस ने इस तरह से स्पीकर के पास याचिका पाई कि इनको अयोग्य ठहराया जाए, लेकिन स्पीकर ने उसमें काफी लंबी डिले की। तो कांग्रेस जब सुप्रीम कोर्ट गई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए स्पीकर को आदेश दिया कि आपका तो ये रवैया है, पक्षपातपूर्ण है। अब क्यों नहीं जा रही है कांग्रेस? यही तो मैं कह रहा हूं, अब क्यों नहीं जा रही है कांग्रेस? गर्ग साहब कह रहे नहीं, हम तो 3-4 महीने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद तो हमारी सरकार है, जाना चाहिए ना। डेफिनेटली इनको जाना चाहिए। और दूसरा, जिस तरह से स्पीकर का ये फैसला आया है, इसके खिलाफ भी जाना चाहिए। और स्पीकर को तो मैं कहता हूं कि 2016 में एस.ए. संपत वर्सेस
काले यदैया के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। रामनारायण यादव जी बैठे हैं, जगजीत सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य 2006 में। अजय भाई मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं। आपके पास वो सारे उदाहरण हैं जो कि पहले हो चुके हैं, लेकिन अब वर्तमान में आप लोगों को वो करना है, करवाना है। आप लोग इंतजार कर रहे हैं। आप कोई कह रहा है कि नहीं हम 3 महीने बाद आने वाले इसलिए नहीं जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि नहीं हमें समय ज्यादा दे दिया इसलिए नहीं जा रहे हैं। जाना चाहिए ना भाई। नेहा धवन से आप कहेंगे आंकड़ा बताइए और आपके आंकड़े आप बताएंगे नहीं, उसके बाद आप कोर्ट जाएंगे भी नहीं। तो ये बहुत सारी ऐसे सवाल है ना जो कि दोनों तरफ की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं। और रामनारायण जी बहुत सरल शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि कोई नई बात नहीं है, ये परंपराएं आप लोगों की पहले से ही चल रही हैं। चूंकि आप नए दल हैं, कांग्रेस का लंबा अनुभव है, कांग्रेस को सब पता है। गर्ग साहब का भी अपना खुद का भी लंबा अनुभव, उनकी पार्टी का तो और लंबा अनुभव है, तो पता उनको सब है। लेकिन न जाने कौन सी बात है कि वो इंतजार कर रहे हैं। अब इंतजार कर रहे हैं तो फिर इंतजार तो करना पड़ेगा। जब चुनाव आ जाएगा उसके बाद ये मामला समाप्त हो जाएगा, बाकी आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया रामनारायण जी आपका, गर्ग साहब आपका, चौधरी साहब आपका और नेहा धवन जी आपका भी। तो मौजूदा दौर में सरकार अल्पमत में है नहीं है, ये राजनीतिक बहस हो सकती है, आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, विधायकों की सदस्यता रद्द ना होना इस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन दोनों ही पक्षों की तरफ से खुलकर कुछ बोलता हुआ कोई दिखाई नहीं देता है। मंशा दोनों ही जगहों पर साफ तौर पर दिखाई देती कि है क्या। राम राम।